हम क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं चैप्टर 4। ठीक है, 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं, उनके वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो है बिजनेस सर्विसेज, इट मीन्स व्यावसायिक सेवाएं। देखिए, व्यावसायिक सेवाएं जो थी उसके अंदर हम लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में आप यदि जाएँ तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वो सेवाएँ जो हैं बताई थी आपको, परिवहन, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, बैंकिंग। इसके अलावा अब हम जो हैं, अब जो मेरे वीडियोस हैं उसके अंदर हम लोग इन्हीं सेवाओं को, इन्हीं सर्विसेज को अलग अलग पार्ट के अंदर करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका बैंकिंग सर्विस। ठीक है, अब बैंकिंग आपको भी पता है कि क्या होता है, नॉर्मली तो सब जानते हैं कि जिसके अंदर पैसे जमा कराए जाते हैं, पैसे निकाले जाते हैं, जहाँ से हमें पैसा उधार मिलता है और बाद में हम लोग एक समय पश्चात उसको चुकाते हैं। सामान्य तौर पे बैंक के बारे में हम यही जानते हैं और यही बैंक की परिभाषा भी होती है। ठीक है, तो अब ये जो बैंकिंग है इसका यदि मैं थोड़ा सा आपके पास इतिहास की बात करूँ तो ये क्या है, ये बैंची शब्द का ग्रीक भाषा में जो अर्थ है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, बैंक्यू। ठीक है, तो बैंक्यू यानी पंक्ति में। ठीक है, तो क्योंकि बैंक के अंदर जो काम होते हैं पंक्ति में, कतार में होते हैं, इसलिए ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या हुआ, बैंक्यू, और बैंक्यू का मतलब है बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन की, जो क्या है कि बैंकिंग कंपनी इज वन विच ट्रांजिट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपेंड्स ऑफ मनी from the public repayable on demand or otherwise and withdrawal by check, draft, etc. ठीक है, तो ये इसका बता दिया मैंने आपको, आपका इसका जो है मीनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर आता है बैंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक्स, है ना, बैंकों के प्रकार। देखिए, आपके सामने मैंने एक चार्ट बना रखा है, आपको यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको इसी चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। और बैंकों के प्रकार में सबसे पहला जो आता है वो आता है कमर्शियल बैंक, यानी व्यावसायिक बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक वह बैंक होते हैं जो का स्वामित्व जो है या तो सरकार के हाथ में होता है या निजी के हाथ में होता है। अब सरकार के हाथ में इट मीन्स पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। ठीक है, अब पब्लिक बैंक कौन कौन से हो गए? पब्लिक बैंक हो गया जो आपके नेशनलाइज, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ठीक है, सन 1969 में 14 और सन 80 के अंदर 6, यानी 14 और 6 20 बैंक जो है उनका नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, परंतु आज जो भारत के अंदर जो नेशनलाइज बैंक है उनकी संख्या कितनी है? 10। कितने नेशनलाइज बैंक हैं, यानी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है अभी? 10। क्योंकि हाल ही के अंदर कम से कम आपके 7 से 8 बैंकों का पब्लिक मतलब नेशनलाइजेशन किया गया। और प्राइवेट बैंक कितने हैं इंडिया में? 22। ठीक है, ये प्राइवेट जो है और ये नेशनलाइज हैं, यानी इट मीन्स पब्लिक बैंक। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके सामने जो है बैंक्स कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, जैसे SBI ये पब्लिक है, ICICI ये प्राइवेट है, IDBI ये प्राइवेट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक ये आपके पब्लिक है। ठीक है, और इसके अलावा कोटक महिंद्रा ये आपके प्राइवेट बैंक है। तो इस प्रकार जो कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो सामान्यतः क्या करते हैं, जमाएं स्वीकार करते हैं, ऋण देते हैं, ठीक है, उधार देते हैं, ये सारे जो हैं ये इन बैंक्स का भी काम होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद जो सेकंड आता है वो है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक मीन्स सहकारी बैंक। आप लोगों को याद हो तो चैप्टर 2 के अंदर हमने सहकारी बैंक, सहकारी संगठन के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर जो है आपने भी देखा होगा, एक तो मार्केटिंग मतलब वितरण उससे संबंधित बैंक था, हाउसिंग सोसाइटी वाला बैंक था, इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित बैंक था। तो ये जो बैंक्स होते हैं वो कौन से बैंक्स कहलाते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद थर्ड आता है स्पेशलाइज्ड बैंक।
ठीक है। विशिष्ट बैंक, स्पेशलाइज का मतलब नाम से ही लग रहा है कि कुछ स्पेशल के लिए जिसका निर्माण वो हो। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है एक्जिम बैंक, ठीक है। अब एक्जिम बैंक मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब इस बैंक का नाम, अब इस बैंक का काम क्या होगा कि यह बाकायदा व्यवसायियों को जो माल को विदेशों में बेचते हैं और या विदेशों से माल को परचेज करते हैं, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो उसके तहत यदि किसी प्रकार की उन्हें लेन देन में यदि उनको मुद्रा से संबंधित जरूरत है, ठीक है, एक्सचेंज से संबंधित जरूरत है, तो ये बैंक उसमें उसको सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, जैसे HDFC है वो डेवलपमेंट बैंक आता है। फॉरेन के कोई बैंक है जैसे फेडरल बैंक इंडिया के अंदर है एक, है ना, अमेरिका का बैंक है सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक है वो फॉरेन बैंक है। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ ये भी एक ग्रामीण बैंक है जो कि बाकायदा रूरल बैंक्स होते हैं उनको ये ऋण देता है, ठीक है। और फिर एक लास्ट आता है हमारा सेंट्रल बैंक। इट मीन्स सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है कि भारत का केंद्रीय बैंक विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गॉट इट। अब हम लोग अब आगे देखते हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है इसके कुछ फंक्शंस, है ना, इसके कार्य। अब देखो बैंक के कार्य क्या होंगे सबको ही पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक में पैसा जमा कराते हो, पैसा निकालते हो, बैंक से विड्रॉल लेते हो, बैंक आपको कई प्रकार की सेवाएं भी देता है, क्योंकि सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग सर्विस की बात भी करेंगे हम लोग। तो बैंकों के पास में जो बैंक जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनके जो वर्क है वो क्या क्या है? फर्स्ट, जमाएं स्वीकार करना, ठीक है। आपके सामने ये जो फंक्शंस हैं उसमें फर्स्ट क्या है? जमाएं स्वीकार करना। अब जमाएं स्वीकार करने के अंतर्गत क्या क्या आता है? आपने जो है सुना होगा FD फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट, ठीक है। इसके अलावा RD रिकरिंग डिपॉजिट, है ना। और इसके अलावा आपके आ जाता है जैसे सेविंग, बचत खाता, ये सारे क्या हैं? इसके कुछ अकाउंट्स हैं जो जमा स्वीकार करते हैं। मैं फटाफट बता देता हूँ आपको कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर एक मूल राशि पर्टिकुलर कुछ समय के लिए जमा कराई दी जाती है और तत्पश्चात समय समाप्ति के बाद में आपको वह धनराशि प्लस उसके ब्याज सहित आपको वो राशि लौटा दी जाती है। इसके पश्चात आता है आपका करंट अकाउंट या करंट डिमांड, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये प्राय व्यापारियों के द्वारा ओपन कराया जाता है जो दिन प्रतिदिन के लेन देन करते हैं। जैसे जो बड़ी जो व्यापारी होते हैं, आज जैसे उनके 20,000 आए, 30,000 आए, जो भी उनका अमाउंट है वो सीधे बैंक जाते हैं, जमा करवाते हैं। एक दिन में यदि 4-5 बार भी जा सकते हैं, वो चाहे जितनी बार जाते हैं। इस बैंक के अंदर जो है केवल इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं, यानी इस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। इसके बाद में आपके सामने आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आप लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत भी ब्याज दिया जाता है और एक पर्टिकुलर राशि आपके बैंक खाते के अंदर प्रतिवर्ष जमा की जाती है, तो वो हो गया आपका सेविंग अकाउंट। इसके अलावा RD रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें क्या होता है निश्चित समय के लिए भी एक राशि होती है वो जमा भी होती है और उस राशि को पर ब्याज भी आपको दिया जाता है, ठीक है। ये सेम आपका FD और RD का मतलब FD और सेविंग जो अकाउंट है उन दोनों का मिला के इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि बैंक जो है वो क्या करता है? जमाएं स्वीकार करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अब आपका ऋण देना, यानी एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब देखिए बैंक ऋण कैसे देता है? एक तो वो देता है कैश क्रेडिट, यानी नगद साख। इसके अंतर्गत क्या होता है? निश्चित धनराशि जो है बैंक आपके पास में जमा कर लेता है धनराशि के बदले में, यानी जैसे आपका घर को गिरवी रख लिया, घर के कागजात रख लिए, जमीन के कागजात रख लिए, कोई व्हीकल रख लिया, है ना, कागज रख लिए, उसके आधार पर आपको पर्टिकुलर कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? कैश क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका OD, यानी ओवरड्राफ्ट। इसके अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए बैंक क्या करता है कि आपके अकाउंट में जितनी राशि जमा है उससे कुछ अनुपात में आपको बैंक अपने अकाउंट से राशि निकालने की परमिशन देता है एक्स्ट्रा। इट मीन्स मान लीजिए जैसे आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो बैंक जैसे आपको 12,000 रुपये तक का क्रेडिट दे देता है। इट मीन्स कि 10 तो आप निकाल सकते हैं पर 2,000 और एक्स्ट्रा आपको एक क्रेडिट के ऊपर भी आप उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा कई बार डिमांड लोन भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की लाइफ इंश्योरेंस, हमारी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, हमारी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हुआ,
कुछ हमारे फिक्स डिपॉजिट हुए उसके बदले में भी कई बार वो जो है आपको ऋण दे देता है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कुछ नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, यानी जो कहलाता है ये दो फंक्शन तो क्या हो गए प्राइमरी। कौन से थे ये? प्राइमरी, यानी जो हर बैंक काम करेगा वो प्राइमरी, और ये कुछ हैं जो हैं कौन से सेकेंडरी, यानी गौण कार्य। ये ऐसे मतलब बैंक के कार्य नहीं होते हैं पर वो आपको एक तरह से सर्विस देता है, सुविधा देता है, ठीक है, ताकि आप बैंक से उन सर्विसेज का उपयोग करते रहें और इससे आप बैंक से भी जुड़े रहेंगे और बैंक की सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो अब वो गौण कार्य में क्या क्या आता है, जैसे चेक की सुविधा। अब चेक के अंतर्गत आप भी जानते हैं कि बैंक क्या कर रहा है, एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। आप भी जानते हैं कि आज आप SBI बैंक के ग्राहक हैं पर आपने वहाँ पे ICICI बैंक का चेक दे दिया, क्योंकि आपने किसी ने आपको 10,000 रुपये का चेक दिया तो आपने SBI बैंक में लगाओगे, वो बैंक सीधे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपने किसी को चेक दिया तो उसने व्यक्ति ने आपका चेक उसके बैंक में लगाया तो उसको वो मनी ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे कई प्रकार से जो है विदेशी आप, और इसके अलावा जैसे जो विदेशी जो यानी फॉरेन करेंसी है उसको भी एक्सचेंज यानी चेंज करने का काम करता है। इसके अलावा ये आपको कई बार जो हमें लोन लेना होता है तो हमारे को यदि रेफरेंस चाहिए होता है तो बैंक एक तरह से मीडिएटर या रेफरेंस बनने को भी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हम जब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, धन हस्तांतरण। इसमें क्या होता है कि जो बैंक है वो क्या करता है, आपके अकाउंट में जो है मनी ट्रांसफ़र करता है। यानी आप इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा या फिर पे ऑर्डर के द्वारा या डाक हस्तांतरण के द्वारा आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो मेथड आते हैं वो आता है RTGS और NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, ओके। और इसके अलावा अब हम आगे, इसका लास्ट पॉइंट है सहयोगी सेवाएं। अब सहयोगी सेवाओं में क्या क्या आ सकता है, जैसे बैंक क्या करता है, आपका एजेंट बनने का काम जो उसने किया, ठीक है। इसके अलावा आपको लॉकर की सुविधा दी है, आपको क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट्स दिए हैं किसी प्रकार के आपके रेफरेंस वाले, तो इसके सहयोगी सेवाओं में आ जाता है। जो कि अब हम सहयोगी सेवाओं में आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपको ई बैंकिंग से समझना होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर ई बैंकिंग। अभी क्या है ई बैंकिंग, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब आप भी जानते हैं कि आजकल घर में सभी के पास में लमसम पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, PC, लैपटॉप या मोबाइल तो सबके पास मिलता है। तो ई बैंकिंग क्या करता है कि जो भी व्यक्ति घर पे बैठ के ही जो है वो पर्टिकुलर बैंक की साइट खोलकर उसमें अपना अकाउंट और अपनी एक पासवर्ड क्रिएट कर वो कहीं पर भी बैंक से वेबसाइट के जरिए जुड़ सकता है और बैंकों के सामान्य कार्य जो भी हैं उनको वो खुद कर सकता है। तो ये कहलाता है ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग के अंतर्गत क्या होता है आपका, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे EFT जो मैंने आपको बताया है ना, कि इसमें क्या होता है कि आप घर बैठे ही है ना अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट होते हुए किसी के भी बैंक अकाउंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और या फिर आप जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से अपने टेलीफोन का बिल, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अपने मोबाइल का बिल, अपने DTH यानी आपके जो केबल सर्विस है उसका बिल, ठीक है, आप अदर्स जो बिल हैं आपके परचूनी का बिल, इस तरह के कई सारी जो सेवाएं हैं वो आप EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका EFT के अंतर्गत जो और काम आते हैं वो कौन से हो गए, ATM का। ATM में क्या हो रहा है कि बाकायदा क्या हो रहा है कि आप आपको एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, आप सीधे उसको ATM के अंदर मशीन में लगाते हैं और आपको जितनी धनराशि चाहिए, ठीक है, 1 डे की लिमिट के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर ATM हो गया, ATM के अलावा इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, और डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड आप जानते हैं, डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड मैंने अभी आपको बताया था एक सीमा तक आप अपनी जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आ गया आपका टेली बैंकिंग, है ना, टेली बैंकिंग, ये भी एक तरह से अन्य ई बैंकिंग सेवा में आता है। इसके अलावा एक और है कोर बैंकिंग, CORE
बैंकिंग कोर मतलब होता है केंद्र। इसमें क्या होता है कि आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, आप उस पर्टिकुलर यदि किसी बैंक के ग्राहक हैं, मान लीजिए मैं SBI का हूँ, तो SBI का बैंक का जो ग्राहक है वो किसी इंडिया के किसी भी क्षेत्र में बैठ के उसी बैंक के अंदर जाके उस सेवा को वो ले सकता है। तो यानी देश के किसी भी कोने के अंदर जाकर वो जो है उस बैंक से संबंधित उसके वहाँ से वो जमा करवा सकता है, पैसे निकलवा सकता है, चेक दे सकता है, ठीक है। ये सारी सेवाएं क्या कहलाती है आपकी CBS यानी कोर बैंकिंग सर्विस, ठीक है। और इसके अलावा NEFT और RTGS मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। ये सारी जो सेवाएं हैं वो आपकी किस में आती हैं, ई-बैंकिंग के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप अब इसके अंतर्गत अब आपको यानी अब कुल मिला के इसका बैंकिंग का जो काम यानी ई-बैंकिंग का जो काम है उसका मतलब क्या हुआ, 365 डेज इंटू 24 आवर्स, इट मीन्स 24/7 यानी 24 घंटे लगातार 7 दिन आप बाकायदा बैंक से जुड़े हुए रहते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने PC से, आप किसी से भी बैंक से जुड़कर अपने किसी भी प्रकार के काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बैंकिंग वाला जो सर्विसेज के अंदर जो सर्विसेज है वो समझ में आ गई होगी। मैंने आपको काफ़ी कोशिश की है समझाने की, बाकी आप अपनी बुक्स के अंदर जो देखेंगे तो उसमें इतना तो डीपली नहीं है, पर मैंने आपको समझाने के लिए आपको पूरा अच्छे ढंग से एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। थैंक यू।